तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे आईआईसीटी इंस्टीट्यूट की एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि यह वीडियो आईआईबीएफ क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो है। तो वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम जो पिछली वीडियो बताई गई थी, जिसमें आपको 1 से लेकर 11 तक के हिंदी और अंग्रेजी के क्वेश्चन दिए गए थे, अब उसके आगे का जो पार्ट 2 है इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 11 तक 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन बताए हुए थे। अब इस वीडियो में 11 के बाद यानी 12वें नंबर से क्वेश्चन चालू हो गए। इसी तरह करके आपको जो अगली सीरीज आएगी वो इसके बाद से चालू होगी। तो कुल मिला के आपको 1 या 2 दिन के अंतराल में आपको पार्ट वाइज वीडियोज मिलती रहेंगी। तो ये 12वां क्वेश्चन आपका है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्वेरी सर्विस आधार मैपर, जिसको अंग्रेजी में QSAM का उपयोग है। यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ द क्वेरी सर्विस आधार मैपर QSAM। इनके ऑप्शंस हैं: बैंक से खाता खोलने जाने की स्थिति जानना, टू नो अकाउंट ओपनिंग स्टेटस विद बैंक, आधार बैंक से आधार सीडिंग की स्थिति जानना, टू नो आधार सीडिंग स्टेटस विद बैंक। तीसरा ऑप्शन है बैंक से खाते में शेष की जानकारी प्राप्त करना, इंग्लिश में है टू नो अकाउंट बैलेंस विद द बैंक। चौथा ऑप्शन है बैंक से जारी चेकों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना, इसको अंग्रेजी में है टू नो चेक इशूड स्टेटस विद बैंक। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्वेरी आधार मैपर का उपयोग है, यानी आधार मैप किस सिस्टम के अंतर्गत किया जाता है, यानी कौन सा जो है तरीका है जिससे आधार मैप किया जाता है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर इसके अकॉर्डिंग बताना है। तो जो आधार मैप होने का तरीका होता है वो बैंक से आधार सीडिंग की स्थिति जानना, यानी बैंक में जो आधार सीडिंग होती है उसी आधार पे QSAM यानी आधार क्वेरी आधार सर्विस मैपर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा टू नो आधार सीडिंग स्टेटस विद बैंक, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्ती जमा को यहाँ पे ब्लैंक स्थान है के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अंग्रेजी में क्वेश्चन इसी तरह का आएगा कि ए रिकरिंग डिपॉजिट इज क्लासिफाइड एज। तो जो आवर्ती जमा है उसको किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट जिसको DD बोलते हैं, संकर हाइब्रिड डिपॉजिट जो फ्लेक्सी जमा होता है, और सावधि जिसको टर्म डिपॉजिट बोलते हैं। तो आवर्ती जमा जो होता है उसको अन्य नाम जो होता है उसका होता है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट जो होता है वो आवर्ती जमा का उसी रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मियादी जमा रसीदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिगार्ड टू फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट। तो जो मियादी जमा रसीद होती हैं उनके संबंध में इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है यह किसी चेक की भांति अंतरणीय होती है, यानी इट इज ट्रांसफरेबल लाइक ए चेक। दूसरा ऑप्शन है यह एक परक्राम्य लिखत होती है, यानी इट इज ए निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट। तीसरा ऑप्शन है यह केवल उसकी देय या नियत तिथि को ही देय होती है, इसको अंग्रेजी में कहेंगे इट इज पेबल ओनली ऑन इट्स ड्यू डेट। लास्ट ऑप्शन है यह जारीकर्ता शाखा में ही देय होती है, यानी इट इज पेबल एट द ब्रांच ऑफ इशू। तो यहाँ पे कह रहा है कि मियादी जमा जो फिक्स डिपॉजिट होती है उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो जो फिक्स डिपॉजिट होती है वह केवल उसकी देय या नियत तिथि को ही देय होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू खाते को और खाते के नाम से भी जाने जाते हैं। तो जो चालू खाते होते हैं, जो करेंट अकाउंट्स एंड सेविंग अकाउंट्स आर आल्सो नोन एज, जो सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट है उनको और किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके मियादी जमा यानी फिक्स डिपॉजिट्स, मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट्स, सावधि जमा यानी टर्म डिपॉजिट्स, उपयुक्त सभी। तो जो चालू खाते और बचत खाते होते हैं वो होते हैं एक प्रकार के डिमांड डिपॉजिट, जिसको DD बोलते हैं, यानी मांग जमा। हिंदी में मांग जमा। चालू खाते और बचत खाते एक प्रकार के मांग जमा खाते कहलाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह, 2 वर्षों की एक सामान्य आवर्ती जमा में जमा करता।
तो जो 2 वर्षों की सामान्य आवर्ती जमा होती है उसमें जमाकर्ता का क्या कार्य होता है, यही अंग्रेजी में देखेंगे तो लिख के आ रहा है यहाँ पे, इन ए नॉर्मल रिकरिंग डिपॉजिट फॉर 2 ईयर्स द डिपॉजिटर मेक्स। तो जो जमा करता होता है वो क्या करता है, ऑप्शन है 4, 2 वर्षों तक एक निश्चित राशि मासिक आधार पर जमा करता है। मंथली डिपॉजिट ऑफ ए फिक्स सम फॉर 2 ईयर्स। ऑप्शन बी रहेगा, पूरी राशि शुरुआत में ही जमा कर देता है। डिपॉजिट ऑफ द इंटायर अमाउंट एट द बिगिनिंग। बी नंबर। इसी तरह सी नंबर में है, 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि वार्षिक आधार पर जमा करता है, जो कि अंग्रेजी में ऑप्शन है अर्ली डिपॉजिट ऑफ ए फिक्स सम फॉर 2 ईयर्स। यही चौथा ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो 2 वर्षों की जो एक सामान्य आवर्ती जमा होती है उसमें जमाकर्ता को क्या करना पड़ता है। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि 2 वर्षों तक एक निश्चित राशि मासिक आधार पर जमा करता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा कि 2 वर्षों तक एक निश्चित राशि मासिक आधार पर जमा करता है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन आपका माना जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालू खातों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो चालू खाते होते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ करेंट अकाउंट्स। तो चालू खातों के संबंध में निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए हैं ये इनमें से कह रहा है कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन है, व्यक्ति इंडिविजुअल चालू खाते खोल सकते हैं, इंडिविजुअल कैन ओपन करेंट अकाउंट्स। तो कोई भी व्यक्ति जो होता है चालू खाते खोल सकता है। बैंक स्वविवेक पर चालू खातों पर ब्याज अदा कर सकते हैं, बैंक कैन पे इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट्स एट दियर डिस्क्रिशन। यानी बैंक स्वविवेक पर चालू खातों पर ब्याज अदा कर सकते हैं। चालू खातों पर ओवरड्राफ्ट सुविधा मंजूर की जा सकती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कैन बी ग्रांटेड ऑन ए करेंट अकाउंट। चालू खातों में लेन देनों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन ए करेंट अकाउंट। तो जो चालू खातों के संबंध में कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो चालू खाते होते हैं उसमें क्या नहीं होना चाहिए कि चालू खाते को बैंक स्वविवेक पर ब्याज अदा नहीं कर सकता है। बैंक चाहे जो भी खाता हो वो अपने विवेक पर ब्याज अदा नहीं करेगा, ब्याज अपनी जेब से नहीं देगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है, जो सत्य कथन नहीं है वो यही होगा, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी बैंक अधिकतम, यहाँ ऑप्शन है, अवधि के लिए मियादी जमा राशि स्वीकार कर सकता है। ए बैंक कैन एक्सेप्ट फिक्स डिपॉजिट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड। तो जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसमें कितने सालों के लिए फिक्स की जा सकती है, ये ऑप्शन आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो जो फिक्स डिपॉजिट होती है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि एफडी जो होती है वो मैक्सिमम, मिनिमम जो होती है वो 7 दिन के लिए होती है और मैक्सिमम जो होती है वो 10 साल के लिए होती है। 10 साल तक की एफडी होती है यानी फिक्स डिपॉजिट। तो यहाँ पे 10 वर्ष आपका सी नंबर में है, इसलिए आपका यही क्वेश्चन सही होगा कि बैंक जो है वो अधिकतम 10 वर्ष के लिए मियादी जमा राशि स्वीकार कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाता खोलने का फॉर्म जिसके आधार पर बैंक खाता खोला जा सकता है अनिवार्य रूप से एक होती है या होता है। एन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म बेस्ड ऑन विच बैंक अकाउंट इज ओपनड इज एसेंशियली। तो जो खाता खोलने का फॉर्म होता है वो किस रूप से होता है, क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन है, ज्ञापन यानी ये मेमोरेंडम है, मांग है, ए रिक्वेजिशन है, संविदा है यानी एक कॉन्ट्रैक्ट है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो खाता खोलने का फॉर्म होता है उसमें हम लोग केवाईसी करते हैं, एक हम अपनी रिक्वेस्ट लगाते हैं कि हमें खाता खोलना है, खोला जाए। तो एक प्रकार से ये जो खाता खोलने का फॉर्म होता है वो एक प्रकार से रिक्वेस्ट लगाने वाला रिक्वेजिशन होता है, यानी मांग होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है मांग, यही जो कि सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक के ग्राहक पद में का समावेश नहीं है। द टर्म बैंक कस्टमर डज नॉट इंक्लूड। तो जो बैंक में ग्राहक शब्द होता है, पद होता है, वो किसमें समावेशन नहीं होता है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन है, अपना खाता खोलने के इरादे से बैंक में आने वाली किसी भी व्यक्ति, यानी एनीवन कमिंग टू द बैंक विद द इंटेंशन ऑफ ओपनिंग हिज अकाउंट। बैंक के साथ बैंकिंग लेन देन करने वाले किसी भी व्यक्ति, एनीवन कंडक्टिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शन विद द बैंक, बैंक के वैयक्तिक उधारकर्ता, एन इंडिविजुअल बारोवर ऑफ बैंक, बैंक में जमा खाते रखने वाली किसी भी विधिक संख्या यानी कंपनी, एंड लीगल एंटिटी हैविंग ए डिपॉजिट अकाउंट विद द बैंक। तो बैंक के जो ग्राहक पद में समावेशन नहीं होता है
वो क्या नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी में है कि बैंक के वैयक्तिक उधारकर्ता, जो उधारकर्ता वैयक्तिक यानी इंडिविजुअल होते हैं बैंक में, ये चीजें नहीं होती है कि उधारकर्ता बैंक के लिए स्पेशली हो। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी नंबर समावेशन नहीं होता है, में सी नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवाईसी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से ग्राहक की पहचान और क्या यहाँ पे होना है, सुनिश्चित या प्रमाणित करना होता है। केवाईसी प्रोसेस इज इंटेंडेड टू एस्टेब्लिश आइडेंटिटी एंड ऑफ ए कस्टमर थ्रू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यहाँ पे है कि केवाईसी का जो मेन उद्देश्य होता है दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से ग्राहक की पहचान यानी पता या एड्रेस, आय, इनकम, पेशा, ऑक्यूपेशन, उपयुक्त सभी। तो जो केवाईसी होती है, केवाईसी से जो कस्टमर होता है उसका पता भी मालूम चलता है कि कहाँ का है, उसकी इनकम का तो पता नहीं चलता है लेकिन इनकम उसमें आ ही जाती है, पेशा जो होता है ऑक्यूपेशन वो भी है। तो जो ऑप्शन है एक प्रकार से उपयुक्त सभी में आएगा, उपयुक्त सभी ये चीज़ें आपको पता चल जाती हैं केवाईसी में। इसमें पूछा जाता है कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या नहीं, ये केवाईसी के अंतर्गत आ जाता है। तो दोस्तों इस सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है, अपने ग्राहक को जानिए संबंधी मानदंडों पर दिशा निर्देश द्वारा जारी किए जाते हैं। गाइडलाइंस ऑन केवाईसी नॉर्म्स आर इशूड बाय। तो जो केवाईसी होता है, जो अपने ग्राहक को जानिए, जो हिंदी में बोलते हैं केवाईसी को, ये दिशा निर्देश कौन जारी करता है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, भारत सरकार, जीओआई, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो जो केवाईसी के दिशा निर्देश जारी करने वाले होते हैं वो होता है आरबीआई, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, आरबीआई ही केवाईसी से संबंधित जो मानदंड होते हैं वो निर्धारित करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आईआईबीएफ के टॉप 11 क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।